नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ईश्वर प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने आज उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछली क्लास में जो कि जिसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा था। उस क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि अमेंडमेंट से जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होती है यानी सीएबी क्या होता है, साथ ही साथ ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। फिर दो प्रकार के अमेंडमेंट जो कि आर्टिकल 368 में बताए गए हैं, और साथ ही साथ एक सिंपल मेजोरिटी वाला भी अमेंडमेंट। सब लेके तीन प्रकार के अमेंडमेंट के बारे में हमने सब कुछ देख लिया था और समझ लिया था। उसमें मैंने आपसे पूछा भी था कि अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हालांकि किसी का जवाब नहीं आया, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी है संविधान से जुड़े टोटल आज तक की अगर हम बात करें, दिसंबर 2023 तक की बात करें, तो टोटल 106 अमेंडमेंट टोटल हो चुके हैं। ठीक है। अगर हम सारे ही अमेंडमेंट को बारी बारी से समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी और फिर तो हो चुका हमारा। ठीक है। एक ही टॉपिक में हम उलझे रह जाएंगे महीनों तक। तो उससे अच्छा है कि मैं आपको पुराने पुराने एग्जाम्स के आधार पे, जो अभी तक का मेरा अनुभव रहा है, उस आधार पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की लिस्ट लेके आया हूँ, जो आपको मैं अभी फोटो लगा दे रहा हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर उसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को याद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है। जिसको देखकर आपको दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि अच्छा, ये वाला अमेंडमेंट इस तरह के अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है। ठीक है। तो पहले आप वो फोटो देख लीजिए। उसके बाद उन्हीं अमेंडमेंट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं जिनके बारे में डिटेल थोड़ा सा आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है। लगभग 6-7 अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनका डिटेल भी आपको जानना है। तो वो मैं बारी बारी से आपको यहाँ पे समझा दूंगा। बाकी तब तक के लिए आप कीवर्ड्स वाला जो लिस्ट है वो देख लीजिए। आशा करता हूं आप सभी ने देख लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने धीरे धीरे इस चीज को देखने और समझने के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला अमेंडमेंट जो होता है, टोटल 106 अमेंडमेंट्स हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 1, जो कि 1951 में घटित होता है। 1951 यानी 26 जनवरी 1950 से अपना संविधान लागू हो जाता है पूरे देश पर। ठीक है। लेकिन 6-7 महीना, 8 महीना, 10 महीना बीतने के बाद ही, जैसे ही नया साल लगता है 1951, उसी दौरान पहला अमेंडमेंट शुरू हो जाता है। संविधान में संशोधन की बात शुरू हो जाती है और पहला अमेंडमेंट होता है 1951 में, जो कि बेहद जरूरी था। उस समय के परिप्रेक्ष्य के अनुसार बेहद जरूरी हुआ करता था। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं राज्य और किसान, किसान जिसे आप टेनेंट भी कह सकते हैं, जो गिरवी लेके काम करते थे। गिरवी नहीं, आप उसे गल्ला या फिर अपने लोकल भाषा में कुछ भी कहते हो, पर दूसरे की जमीन पे काम किया करते थे। फार्मर्स और स्टेट यानी कि सरकार के बीच में एक मीडिएशन का काम करते थे। जमींदार जो होते थे, इंटरमीडियरी का, दलाल का काम किया करते थे कि सरकार की तरफ से उनको आदेश मिलता था कि इतना आप कर वसूलेंगे। ठीक है। इतनी जमीन आपकी है, इस पे लोग काम करेंगे, उनको कुछ हिसाब से आप पैसा देंगे, और साथ ही साथ उनसे जो है कर के माध्यम से अनाज की वसूली करेंगे या तो फिर पैसे की लगान की वसूली करेंगे। इस दौरान देखा जाता था कि ये जमींदार जो होते थे, इनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स हुआ करते थे। लगभग 1000 बीघा, 2000 बीघा, 500 बीघा। देखिए, बीघा की अगर हम बात करें तो अपने उत्तर प्रदेश की ही अगर बात करते हैं तो आई गेस आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। एक पक्का बीघा चलता है और एक कच्चा बीघा चलता है। ठीक है। जिन बच्चों ने लेखपाल की तैयारी की होगी पेट के माध्यम से, उनको ये चीज पढ़ने में आया होगा कि स्क्वायर फुट का जो पैमाना होता है वो सबसे परफेक्ट होता है। लेकिन जब बीघे की बात होती है तो वहां पर पक्का अलग हो जाता है और कच्चा बीघा अलग हो जाता है।
एक पक्के बीघे में लगभग 2 से 3 कच्चे बीघे आते हैं, ठीक है? और एक पक्का बीघा का अगर पैरामीटर का या एरिया की अगर हम बात करें, तो ये समवॉट अराउंड 27,000 स्क्वायर फुट के आसपास आता है। फिर उसमें 20 बिस्से होते हैं। एक बिस्से का जो है 1360 स्क्वायर फुट के आसपास का एरिया होता है। तो खैर ये मैथमेटिक्स और लेखपाल जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप फिलहाल जानिए कि उस टाइम पे जमींदारों का उत्पीड़न किसानों के प्रति इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि एक तो ये जमींदार जमीन तो होती ही थी इनके पास, लेकिन जो भूमिहीन किसान होते थे उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं बचता था सिवाय जमींदारों पे आश्रित रहने के। यानी उनको खाना है तो भी जमींदार ही देगा, उनको कमाना है तो भी जमींदार ही देगा। उनके पास अपना कोई भूमि नहीं हुआ करता था और जमींदार कहीं ना कहीं इससे पावरफुल पे पावरफुल होते ही जा रहे थे। ठीक है? तो इस प्रकार के इंटरमीडिएशन का काम जो है चल रहा था, उसे खत्म करने के लिए 1951 में सबसे पहला अमेंडमेंट संविधान में होता है, जिसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी होती थी, यानी भूमि का सॉरी प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद या आप जो भी समझे, हिंदी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है मुझे, पर प्रॉपर्टी का जो एक मौलिक अधिकार हुआ करता था लोगों का, जिसके तहत ये जमींदार इतनी बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स लेके सुरक्षित बैठे थे, उसको खत्म किया गया, उसको रिपील किया गया। और साथ ही साथ दो प्रकार के एक्ट्स आते हैं जो आपको यूपीएससी एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा, तो इसे ध्यान दीजिएगा। दो एक्ट्स आते हैं। पहला जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1950, जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1950 यानी जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया, जिसके तहत ताकि उनकी जितनी भी जमीनें हैं उनको कंसोलिडेट करके, और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, लैंड भूमि सुधार अधिनियम, यानी कि भूमि का जो उनके भूमि ढेर सारी हुआ करती थी उसका बंटवारा हो सके और जो भूमिहीन किसान है उन तक भी कुछ जमीन का हिस्सा पहुंच सके, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके अच्छे से। तो दो प्रकार के लैंड से रिलेटेड एक्ट्स आते हैं 1951 वाले अमेंडमेंट में, जिसे आपको जानना जरूरी है, उसको ध्यान रखिएगा। 1950 का ही दोनों एक्ट है, जमींदारी एबोलिशन एक्ट, जो जमींदार मैंने आपको बताया किसान और स्टेट के बीच में ये एक मध्यस्थता का काम करते थे, जिससे ये दोनों तरफ से ही मोटी कमाई करते थे। दूसरी चीज है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 का। इसके तहत तीन इंपॉर्टेंट बदलाव किए जाते हैं। पहला, एबोलिशन ऑफ जमींदार, जमींदारी प्रथा का एबोलिशन। माफ कीजिएगा दोस्तों, वीडियो मेरा बंद हो गया था, क्या बताऊं ऐसे ही। देखिए मैं आपको सारा पढ़ा चुका था और मुझे लग रहा था कि शायद चल रहा है, तो मुझे दोबारा से आपके लिए पढ़ाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। जब बीड़ा उठाया है पढ़ाने का तो फिर उसे तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि जहां पे बंद हुआ था वो लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 तक था। तो मैंने आपको बताया कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 जमींदारी एबॉलिशन एक्ट के साथ ही आता है, और ये एक्ट अपने आप में बेहद जरूरी रहता है, क्योंकि इसी के तहत जो जमींदारों की अथाह संपत्ति थी, जो प्रॉपर्टी थी, उसका बंटवारा छोटे काश्तकारों में, छोटे किसानों में, लैंडलेस लेबरर्स में जो है उसे विभाजित किया जाता है सरकार के द्वारा। और यही लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है, इसको देखिए कुछ और चीज आपको बता देता हूँ। लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है ये आपके शेड्यूल 9 में रखा जाता है, शेड्यूल 9 में रखा जाता है। हम सभी को पता है कि शेड्यूल 9 में अगर किसी चीज को रखी जाए तो उस पे कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है? अब देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म एक्ट का तीन इंपॉर्टेंट प्रोविजन था जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। पहला चीज, एबोलिशन। एबोलिशन किस चीज का? राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ जमींदार। जो जमींदारों की ये प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जिसपे उनका अधिकार हुआ करता था, उस चीज को खत्म किया जाता है। दूसरा चीज, टीनेंसी रिफॉर्म्स, यानी जो काश्तकार थे, जो किसान थे, उनके प्रति कुछ सुधार किए गए। तीसरा चीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, उनके जमीन का लैंडलेस लेबरर्स में इंपॉर्टेंट तरीके से बांटा गया, विभाजित किया गया। तो ये हो गया आपका लैंड रिफॉर्म एक्ट, और एक हो गया जमींदारी एबोलिशन एक्ट। इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है वो अमेंडमेंट 7 आता है।
जो कि 1956 में घटित होता है। 1956 में घटित होता है। इसके तहत क्या होता है, सेवंथ पार्ट, जो सातवां भाग हो, संविधान का सातवां भाग जो होता है, उसे रिपील कर दिया जाता है, जिसमें एकमात्र आर्टिकल होता था 238, इसे रिपील किया जाता है। उसका नाम क्या होता था, स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। पहले शेड्यूल को जब आप देखेंगे संविधान में, पहले अनुसूची को, तो उसमें नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। और चूंकि SR एक्ट 1956, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अनुसार अब राज्यों का जो बंटवारा है वो भाषाई आधार पे होना था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना था। तो इसलिए इस चीज को रिपील किया गया। क्यों? क्योंकि SR एक्ट के पहले जो सिस्टम हुआ करता था वो पार्ट सिस्टम का हुआ करता था। पार्ट सिस्टम बोले तो ABCD करके 4 प्रकार के भाग बनाए गए थे, जिसमें हर राज्य को इस हिसाब से रखा गया था कि पार्ट ए में जो राज्य रखे जाएंगे या जो एरिया, भौगोलिक एरिया रखा जाएगा, उसका चीफ गवर्नर होगा, गवर्नर ऑफ प्रोविंस। दूसरा बी, बी वो होगा जो प्रिंसली स्टेट होगा। तीसरा सी, जो चीफ कमिश्नर के राज्य होंगे, प्रोविंसेस होंगे। और डी, जिसमें LG ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के भाग SR एक्ट के पहले काम किया करते थे। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, गवर्नर्स प्रोविंस बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार और MP। वहीं पर प्रिंसली स्टेट्स की जब हम बात करेंगे तो पेप्सू, जम्मू कश्मीर, मैसूर। पेप्सू का मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। पहले पंजाब जो है एकमात्र राज्य नहीं हुआ करता था, उसमें कई सारे अगल बगल के भी हिस्से आते थे। ठीक है, जिसको आप पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन कहते थे। फिर जम्मू कश्मीर और मैसूर, सी में चीफ कमिश्नर के प्रोविंस हुआ करते थे, जिसमें आपका अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा हुआ करता था। डी में LG, जहां पे रूल करता था। LG जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, वो एकमात्र ऐसा राज्य था या राज्य या भौगोलिक एरिया जो कि अंडमान और निकोबार हुआ करता था, जहां पर LG शासन किया करता था। तो ये 4 प्रकार के राज्यों के बारे में पार्ट सिस्टम में बताया गया था, जो कि SR एक्ट के पहले भारत विभाजित हुआ करता था इन 4 प्रकार के राज्यों में। ठीक है, इन सभी प्रकार के राज्यों के बारे में मैंने आपको एक स्पेशली वीडियो बनाया था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ चुके थे। उसी दौरान मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रोविंसेस, गवर्नर्स प्रोविंस, चीफ कमिश्नर के प्रोविंस, LG के प्रोविंस, ये सब क्या है, इनमें क्या फर्क हुआ करता था या कितने प्रोविंसेस हुआ करते थे, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक छोटी सी वीडियो बनाई है। उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के भाग के बारे में बताया गया था। अब देखिए, 3 अमेंडमेंट एक लाइन में मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ। 3 अमेंडमेंट, 21 धन 71 इज इक्वल टू 92, मतलब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में आप याद रख लेंगे इसे, तो आपका 3 अमेंडमेंट जो है इंपॉर्टेंट, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। 21st अमेंडमेंट, 21 प्लस 71 इज इक्वल टू 92, वैसे भी ये सही है। तो अब मैं दिखाता हूं आपको कि ये कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21, हम सभी को पता है जब संविधान बना तो टोटल 14 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त था। 15वीं भाषा जुड़ती है 21वें संविधान संशोधन में, जिसे आप सिंधी कहते हैं। उसके बाद 3 और भाषाएं जोड़ी जाती हैं 71वें संविधान संशोधन में, जो कि मणिपुर, कोंकणी और नेपाली होती हैं। ठीक, वहीं पर इन दोनों को जोड़ के जब 92 आता है तो 92 में समअप कर दिया जाता है और 4 और भाषाओं को जोड़ा जाता है, BDSM। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो BDSM, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, 4 भाषाओं को और जोड़ के टोटल 22 भाषाएं कर दी जाती हैं। अब एक और भाषा को जोड़ने की बात चल रही है, जो है कुई भाषा। कुई भाषा जो कि उड़ीसा क्षेत्र में बोली जाती है, ट्राइबल एरिया में बोली जाती है। इसे भी हो सकता है हाल फिलहाल कुछ दिनों में आपको सुनने को मिले कि 23वीं भाषा आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित हो चुकी है। तो ये रहा 2-3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे जो बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए।